वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और हम बात करते हैं कि हुकूमती मुआशी इस्तेहकाम की, तरक्की की, तो जितने भी दावे हैं वो अभी तक सिर्फ हमें दावे ही नज़र आते हैं। वो सब दावे जो हैं उस वक्त बेकार हो जाते हैं जब तक आवाम को महंगाई के बेकाबू जिन से छुटकारा नहीं मिल जाता, या फिर उनको उसके फ़वाइद जो हैं वो मिल नहीं जाते। जितने भी मुस्बत आशारियाँ हैं, जितने भी मुआशी इस्तेहकाम की बातें हैं, वो जब तक समरात आवाम तक नहीं आते तो फिर तब तक वो दावे के दावे हैं। मामला यही है कि जो वज़ीर आज़म साहब समझाते थे कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये चीज़ें की, वो आवाम को समझ नहीं आ रही होती थी। वो कहते थे कि जी कि इतना है हमारी चीज़, हम घर में इतनी चीज़ लेके आते थे, अब हमारा बजट जो है वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, हमें ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, कम चीज़ें आ रही होती हैं, तो बजट आने वाला है। तो वो लोग सवाल यही कर रहे हैं कि अगर मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं तो फिर हमारी ज़िंदगियों पर उसके असरात क्यों नहीं आ रहे, फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, मुस्बत तब्दीली हमारे किचन के अंदर क्यों नहीं आ रही, खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की आम अशिया की कीमतें आसमान से बातें क्यों कर रही हैं और हुकूमती रेट हमें कहीं पर बाज़ारों में नज़र क्यों नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। इदारे शुमारियात के मुताबिक अगर हम देखें तो मुल्क में मई के महीने में महंगाई की शरह 10.9% रही है और इदारे शुमारियात के मुताबिक ही रवां माली साल जुलाई तक मई के दौरान महंगाई की औसतन शरह 8.87% रही है। मई के महीने में हम देखें तो जिन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ उनमें मुर्गी की कीमत में 16.87% था, फिर फल है जिसमें 10.54%, गंदम का आटा था 9.75%, इसी तरह गोश्त है 4.68% महंगा हुआ है, जो कि बहुत ही रिकॉर्ड महंगाई थी। कुछ चीज़ों में कमी भी हुई है, कीमतों में कमी, जैसे टमाटर है, प्याज है, अंडे हैं, दाल माश है, दाल चना है, दाल मूंग है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक साल में चिकन जो है 59.57%, अंडे 54.96 और जो मस्टर्ड ऑयल है 30.75% महंगे हुए हैं एक साल में। अगर हम फ्यूल की बात करें, मोटर फ्यूल की और बिजली के नरखों की बात करें तो वो भी अगर हम बात करें 25.34 और 21.83% इजाफा उनमें भी हो चुका है। अब सवाल यही है कि अगर मुस्बत आशारिये हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, तो फिर कितना वक्त लग जाएगा, या फिर इन चीज़ों को आपस में नथी करना ही बहुत बड़ी ज़्यादती है। यही हम समझने की कोशिश करेंगे। माहिर मुआशियात ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, जब हम बात करते हैं कि आशारिये बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत उसका क्रेडिट भी ले रही है, तो जब आवाम क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगियों पर फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, हमारा किचन जो है हमारे लिए आसान क्यों नहीं हो रहा, क्या ये सवाल बनता भी है या नहीं बनता अभी? वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग टू यू टू ऑल। देखें, चीज़ें जिस तरह से इस वक्त नज़र आ रही हैं कि जो हम फिगर वर्क देख रहे हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि जी हर चीज़ फ़िलहाल इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। आप ये देखेंगे कि आपका जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, आपकी इस साल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत अच्छी हुई है, इस साल कॉटन के अलावा इस साल आपकी जो है सीमेंट सेक्टर ने बड़ा ग्रोथ किया है, इस साल आपका फर्टिलाइजर सेक्टर ने बड़ा रिकॉर्ड सेल किया है, इस साल आपकी यानी जो एज फार एज जो इकोनॉमी के नंबर्स जो मेजर करने की जहाँ तक बात करते हैं हम, कि जिससे नज़र आता है कि पाकिस्तान जो है वो रिकवरी मोड में है, वो यकीनन नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से अभी आपने जो फिगर्स बताए, ये भी एक तुर्श हकीकत है कि हमारे पास जो हम देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन पे हम काबू नहीं रख पा रहे हैं और इसकी जो प्राइम जो वजह नज़र आती है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो लैक ऑफ पॉलिसीज़ है, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, फार्म टू मार्केट एक्सेस नहीं है। इसी तरीके से जो है आपकी जो प्राइस कंट्रोल की जो आपकी अथॉरिटीज़ है वो इफेक्टिवली काम नहीं करती और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेरिंग भी है और जो लोग जो बीच में मुनाफाखोरी करते हैं वो भी शामिल है। तो ऑब्वियसली इस वक्त जो फोकस या विजन जो हम गवर्नमेंट की तरफ से बयानियां सुन रहे हैं वो यही है कि हम पहले रिकवरी फेज में थे, हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे थे, अब रिकवरी मोड में है और अब जो है सारी प्राइस एस्केलेशन को रोकने की जो बातें कर रहे हैं। जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर साहब को जो टास्क दिया हुआ है इस साल बजट के लिए, उसको दिया हुआ है कि जी आम आदमी को मजीद टैक्सों का बोझ ना पड़े और महंगाई को जो है वो कम करना है, उसकी तरफ सारा का सारा फोकस अब नजर आ रहा है कि जिसकी तरफ तो मर्चेंट साहब फिर जो महंगाई है इसको फौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए हम वैसे तो कह रहे हैं, जैसे कि बात आप भी कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि मुस्बत आशारिये नज़र आ रहे हैं, मुआशी इस्तेहकाम है, लेकिन उसके जो समरात हैं उसको ट्रांसलेट होने में कितना वक्त लग जाएगा और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या शरह सूद बढ़ाना बेहतर रहेगा? क्या उससे महंगाई कंट्रोल हो पाएगी, आवाम को कोई फ़ायदा हो पाएगा? लेकिन शरह सूद बढ़ाने से तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, महंगाई और बढ़ जाएगी। क्योंकि जितनी भी बिजनेसेस हैं इस वक्त
जो एक रिकवरी आपको नजर आ रही है, वो रिकवरी इसलिए नजर आ रही है कि टर्फ फाइनेंसिंग पिछले साल जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के तवसत से 2 ट्रिलियन रुपीस की थी, जो आपकी 5% GDP की है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं SME सेक्टर, तो SME सेक्टर को अब 6% पे फिक्स लोन दिया जा रहा है 10 साल का। और अगर आप इसको बढ़ाने की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये बिजनेसेस दोबारा से नहीं चल पाएंगे, या जो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो ये तो मेरे नहीं ख्याल के इंटरेस्ट कॉस्ट को बढ़ाना चाहिए। अलबत्ता ये जरूर करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि कितना वक्त लगेगा, मैं ये समझता हूँ कि 4 से 6 महीने में चीजों का इम्पैक्ट यकीनन नजर आना चाहिए। अदरवाइज ये जितने भी दावे होंगे गवर्नमेंट की तरफ से कि हम कंट्रोल कर रहे हैं और चीजें बेहतर हो जाएंगी, मेरे ख्याल से वो गलत होगी, क्योंकि आपको बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने कई दफा शौकत तरीन साहब को ये कहते हुए सुना है कि हम जो है स्टॉक अपने पास रखना शुरू करेंगे, गवर्नमेंट एक्सेस देगी और जहां भी शॉर्टेज होगी वहां फ्लड कर देंगे मार्केट को, ताकि वो जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं या जो लोग अपने पास पर्सनल स्टोरेज करके और फिर जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जितनी आप डिमांड करेंगे, फॉर इंस्टेंस अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने अंडे की कीमतों की बात की, अगर हम नॉर्मल एक हाउस होल्ड की बात करते हैं तो हम जब भी बाजार जाते हैं तो हम अपनी जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं कि यार 2-4 दिन का एक्सेस खरीद लेते हैं, तो वो चीज है डिमांड को ज्यादा क्रिएट करता है। अगर हम अपनी डिमांड के हिसाब से खरीदेंगे तो मेरे ख्याल से जो सप्लाई साइड है उसकी एक सप्लाई चेंज जो है ना, सप्लाई साइड वो नॉर्मल रहेगी। होता ये है कि हम सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि 2-3 वजह होती हैं कि जो बड़े लोग, बड़े जाने जो मिडिल क्लास से ऊपर वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते का स्टॉक खरीद के रख लो ताकि बार बार मार्केटों में ना जाना पड़े, और उसकी वजह से ओवर बाइंग होती है, डिमांड जो है ज्यादा क्रिएट होती है। अगर हम डिमांड साइड को थोड़ा सा मैनेज कर लें और सप्लाई साइड को थोड़ा पंप कर लें तो यकीनन कोई वजह नहीं है कि महंगाई नीचे आएगी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का फोकस अब नजर आने लगा है इस वक्त कि ये इनकी इंटायर जो इस वक्त जो अपनी मशीनरी है वो उसको महंगाई को खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन को कम करने के पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़ीशान मर्चेंट साहब, हमें ये बताइएगा, जब से शौकत तरीन साहब आए हैं एक उम्मीद भी बन गई है सबको, क्योंकि वो बार बार उन मसाइल की तरफ जो है निशानदेही कर रहे हैं कि जो वज़ीर ख़जाना की तरफ से सुनते हुए अच्छा लगता है आवाम को कि अच्छा हम जो हैं महंगाई की शरह नहीं बढ़ा रहे होंगे, हम लोगों पर टैक्स के जो मामलात हैं वो मज़ीद सख्त नहीं कर रहे होंगे, और फिर उनकी जो काविशें हैं जितना अरसा हो गया उनको आए हुए, आप देख रहे हैं कि उसके भी कुछ समरात जो हैं अगले बजट में आवाम को मिल रहे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी बजट आने वाला है यकीनन इसमें रेवेन्यू के टारगेट्स तो पिछले साल से ज्यादा ही हैं, और जब अगर IMF की बात की जाए तो हमने 6000 बिलियन का जो है टारगेट, यानी जो 6 ट्रिलियन रुपीस का रेवेन्यू टारगेट है वो उनसे मोर और लेस एग्री किया हुआ है। जो कल मैं खबरों में देख रहा था कि वो तकरीबन 124 बिलियन से जो है थोड़ा सा नीचे करके 5800 पे लेके आने की बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी हमारे मुल्क में इस साल का जो टैक्स का टारगेट है वो जो है तकरीबन 4700 बिलियन के करीब है, कि जो कि अगर अचीव हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है। पिछले साल से जो इस साल की ग्रोथ टैक्स रेवेन्यू में नजर आ रही है वो तकरीबन 18% के करीब है, और अभी हम 4000 बिलियन के टारगेट को हमने पहली दफा क्रॉस किया। तो मैं समझता हूँ बहुत एम्बिशियस टारगेट है। ये सिर्फ उसी वक्त अचीव होने की पोजीशन में हम होंगे कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और हमारी लोकल इंडस्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा, क्योंकि आपका सर्विसेज सेक्टर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ईयर ओवर ईयर उसने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। जो परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स हैं, जैसे अब इमरान खान साहब ने जो कंस्ट्रक्शन की स्कीम लाए हुए हैं, अगर वो चल पड़ती है अच्छे तरीके से तो मैं समझता हूँ कि चांसेस हैं कि ये जो रेवेन्यू है वो कलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ जो अब इस वक्त मैं ये देखना चाहता हूँ शौकत तरीन साहब की तरफ से कि वो इस बजट में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट जो ओन अपने खर्चे हैं उनको कैसे कम करते हैं, क्योंकि जैसे बात करें कि PSDP में चाहे वो ज्यादा खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की माशी हालत बेहतर होगी और इसकी कुव्वत खरीद भी बेहतर होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बजट में खर्चों पे कंट्रोल करने का कोई अगर हमें वाज़ेह अंदाजा मिलता है और रेवेन्यू को जो है मजीद कोई नए टैक्सेस ना लगा के अचीव करने वाली बात नजर आती तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी नजर आना चाहिए और आएगी। बिल्कुल ठीक है, बेहतरी नजर आनी चाहिए और आएगी। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान मर्चेंट साहब, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मुआशी अशारियों की जब भी हम बात करते हैं तो वो अब हमें मुस्बत बताए भी जा रहे हैं, कुछ नज़र भी आ रहे हैं
बस आम आदमी का जो सवाल है, हम उम्मीद करते हैं कि उस सवाल का जवाब उसको मिल पाएगा। जिस तरह से मर्चेंट साहब कह रहे थे ना हमजा के 5-6 महीनों तक अगर वाकई अशारिये मुस्बत हैं या फिर मुआशी इस्तेहकाम देखने में आ रहा है तो उसके समरात अवाम तक 5 से 6 महीने में ट्रांसलेट हो जाने चाहिए, और अगर नहीं होते तो फिर इसका मतलब ये है कि जो अशारिये मुस्बत कहा जा रहा है वो सिर्फ एक खबरें ही हैं। तो देखते हैं 5 से 6 माह तक आवाम को कितना रिलीफ मिल सकता है। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर चली जा रही हैं और माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रही हैं, तो इसलिए बहुत तरक्की करती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बैडमिंटन प्लेयर हैं माखूर शहजाद की देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है, उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत का परवाना मिल गया है और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के एलामी के मुताबिक बैडमिंटन प्लेयर माखूर शहजाद को टोक्यो ओलंपिक्स में इन्विटेशनल प्लेस मिल गई है और वो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी और पहली खिलाड़ी होंगी जो बैडमिंटन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही होंगी। माहूर शहजाद का कहना है कि ओलंपिक्स में शिरकत का ख्वाब पूरा हो गया। हमारे साथ प्रोग्राम में वो जो पहले आई थी उन्होंने ये बात की थी कि मेरा ख्वाब है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊं। अल्लाह ने उनका ये ख्वाब पूरा किया और ख्वाब पूरे तभी होते हैं जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, और जब टोक्यो ओलंपिक्स में सब्ज़ लाली परचम वो बुलंद कर रही होंगी तो क्या ही बात है, हमें कितनी खुशी हो रही होगी। और उनका जो हौसला है, उनका अज़्म है, वो माहूर से बात करते हैं। माहूर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माहूर, आप खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत मेहनत किया और उसका समर पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा फील कर रही हैं? हम तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पहले हमें ये बताएं और अब कैसी तैयारी मज़ीद हमें करनी पड़ेगी ताकि ओलंपिक्स के अंदर हम सब्ज़ लाली परचम लहराते हुए और जीत के वापस आएँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूं और इंशाल्लाह वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है। और मेरे काफ़ी मैं मेहनत तो कर रही थी। अभी जैसे रमज़ान गुजरा है तो उसमें भी मैंने अपनी कोई भी एक दिन भी ट्रेनिंग का नहीं छोड़ा। मैं इफ्तारी से पहले ट्रेनिंग कर रही थी, हालांकि इतनी गर्मी होती थी लेकिन फिर भी मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी और अभी भी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। और अभी जो 1 मंथ का गैप है अभी ओलंपिक्स में, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी ट्रेनिंग को और बढ़ाऊँ और मज़ीद अच्छे से ट्रेनिंग करूँ। अच्छा माखूर, जैसे कि बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें आएंगे, कितनी पुराज़्म है कि सब हलाली परचम लहरा कर ही आऊँगी, मैं जीत कर ही आऊँगी, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर होंगे वहाँ पर मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, वर्ल्ड के टॉप 41 प्लेयर्स खेलेंगे ओलंपिक्स में और आपका पहला भी मैच किसी टॉप के प्लेयर से आ सकता है। मेरी तैयारी इस बार फ़िलहाल इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि जैसे आपको पता है कि कराची में तो लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे जितने भी बैडमिंटन कोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो सारी बंद हैं। तो मैं तो शुक्र करती हूँ उनका क्रिकेट क्लब वालों का कि जिन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दी खेलने के लिए। तो वहाँ पे मैं सिर्फ कोच जो इमरान होते हैं उनके साथ खेल रही होती हूँ, तो इससे मुझे ये डिसएडवांटेज हुआ है कि मुझे दूसरे लोगों से खेलने का मौका नहीं मिला। तो इस लिहाज से जो मेरा मैच टेम्परामेंट या मैच एक्सपीरियंस होता है खेलने का वो इतना नहीं है इस बार। तो फैमिली सपोर्ट कितनी ज़्यादा है आपके साथ माखूर? फैमिली सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ शुरू से है। मेरे जो पापा हैं उनको स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, तो इसीलिए उन्होंने जब मैं 11 इयर्स की थी तो उन्होंने इसलिए हम लोगों को बैडमिंटन खिलाना शुरू किया, मुझे और मेरी बड़ी बहन को। तो सुबह में पापा ट्रेनिंग कराते थे, शाम में जो कोच होते थे उनसे खेलते थे। और फिर 13 इयर्स में मैंने फ़र्स्ट टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और 13 इयर्स में मैं अंडर 19 की नेशनल चैम्पियन बन गई। और पापा इसी तरह मेरे साथ टूर्स पे भी साथ रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे सुबह में ट्रेनिंग भी कराई और अभी भी मैच देखने के बाद कुछ भी जो डिस्कशन होती है मैं पापा के साथ करती हूँ और फिर हम लोग प्लान करते हैं कि ट्रेनिंग कैसे करनी है। और मामा की भी शुरू से सपोर्ट है, वो मेरी डाइट का ख्याल रखती हैं, रूटीन का ख्याल रखती हैं और फिर ऑब्वियसली मेरे मैचेस के लिए दुआएं भी करती हैं। अच्छा ठीक है माहूर, हम बैडमिंटन को जब देखते हैं तो हम लड़कियों को ये देखते हैं कि वो सिर्फ घर में उसको चिड़ी छिक्के के नाम से थोड़ा सा खेल लिया। फिर हम लड़कों को भी देखते हैं तो वो बस थोड़ा सा खेल के क्रिकेट की तरह इसको आगे लेकर नहीं चल रहे होते या फुटबॉल की तरह। आप क्या देखती हैं कि सिर्फ इसको घर तक महदूद कर देना या गली तक महदूद कर देना, उसके बाद आगे जाके ना खेलना, बचपन में ज़्यादा खेलना, इस ट्रेंड को हम कैसे बदल सकते हैं? और आपके ओलंपिक्स में जाने में आप समझती हैं कि कुछ बेहतरी आएगी, इसमें लड़कियाँ भी कुछ आगे आएंगी? जी बिल्कुल, जो बैडमिंटन है इज़ द सेकंड फेमस स्पोर्ट आफ्टर फुटबॉल इन द वर्ल्ड। तो बहुत लोग खेलते हैं लेकिन फिर उसको वो फन लेवल पे खेलते रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको प्रोफेशनल लेवल पे कंटिन्यू रखते हैं। और हमारी जो यंग जनरेशन है मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि बैडमिंटन में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। यही नहीं कि
क्योंकि हमारे पे यहाँ पे परसेप्शन है पाकिस्तान में कि स्टडीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से आपने अपना करियर बनाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बैडमिंटन में भी टीम्स होती हैं, यहाँ पे भी वापडा है, नेशनल बैंक है, मैं वापडा को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो अगर आप बैडमिंटन को एज अपना करियर परस्यू करते हैं तो आप यहाँ से भी मतलब इनकम ले सकते हैं। और हम लोग अपनी यंग जनरेशन का इंटरेस्ट इसी तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने जो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स हैं वो दिखाने चाहिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। और जैसे अभी मैंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है और आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। और जितना मीडिया इसको हाईलाइट करे तो डेफिनेटली इस तरह और भी लोग होंगे जो देख रहे होंगे और उनका फिर इंटरेस्ट बैडमिंटन में डेवलप होगा और वो ज़रूर बैडमिंटन को कंटिन्यू करेंगे। विश यू गुड लक। हम आपको सिर्फ आप नेक तमन्नाएं दुआएं दे सकते हैं कि आप ओलंपिक्स में जाएं और वाकई आप वहाँ पर एक शानदार खेल पेश करें और जीत कर आएं। बिल्कुल जीत के आएँ। और माहूर, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि वो शेर है कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। लोगों के लिए ये कहना कि पाकिस्तानी लड़की ओलंपिक्स में बैडमिंटन खेलने जा रही है शायद कहना बहुत ज़्यादा आसान है। मुश्किलात कितनी होती हैं, कितना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ये आपका प्रोफेशन है, टाइम कितना देना पड़ता है, ये कोई खेल नहीं है आपके लिए ये एक पूरी जिद्दोजहद है जिसके बाद आप सामने आई हैं। वो बताइएगा कि लोग समझते हैं शायद आसानी से ही लोग पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, जो मेरी ट्रेनिंग होती है मैं मंडे टू सैटरडे करती हूँ और 6 to 7 आवर्स अ डे होती है। और इसके बावजूद मतलब काफ़ी जो मेरी जो मेरी बैडमिंटन की जर्नी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स भी आई कि कराची में यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला है कि यहाँ पे कोई पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, बैडमिंटन कोर्ट्स नहीं है और कोचेस बहुत लिमिटेड हैं। तो मुझे हमेशा मुश्किल रही है अपना मतलब कोर्ट अरेंज करने में, कोचेस को अरेंज करने में। और उसके बावजूद अभी जैसे कि जो मैंने रीसेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला है, पोलिश इंटरनेशनल 2021 इन मार्च, तो उसके मतलब मेरी फैमिली भी उसके काफ़ी अगेंस्ट थी। और क्योंकि आपको पता है पेंडेमिक की सिचुएशन में अकेले ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने मतलब कहा कि नहीं मुझे जाना है क्योंकि मेरा एम था उस वक्त इंशाल्लाह कि पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना। और मुझसे जो हो सका मैंने अपने ओन पे किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने उस चीज़ मैंने जिस चीज़ के लिए मेहनत की अल्लाह ने वो मुझे दी है। माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो। हमने बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं आपसे, आपको बहुत कामयाबियाँ मिले। माहूर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का ऑफिसर बनी। ये एम्पावरमेंट है, जब हम बात कर रहे होते हैं ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट हमें कहीं और भी नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे पेशावर में नजर आ रही है, जो कि ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वुमेन उस तरह से हमें नजर नहीं आती हैं काम में। पेशावर का ये रेस्टोरेंट है जो कि सारा अमला जहाँ पर ख़वातीन पर मुश्तमिल है। यहाँ काम करने वाली एक बाहिम्मत वेटर रुकैया इसका काम के बारे में क्या कहती हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। ज़िशान का खेल ने एक अच्छी पेशावर में मुकम्मल ख़वातीन स्टाफ पर मुश्तमिल रेस्टोरेंट खोला गया तो होटलिंग में दिलचस्पी रखने वाली ख़वातीन ने अपना शौक़ पूरा करने के लिए यहाँ का रुख कर लिया। उनमें एक वेटर रुकैया भी है जो ख़ुद को पेशावर की पहली खातून वेटर करार देती हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा जो मेन मकसद था वो था कि आई वुड कंटिन्यू माई MBA इन होटल मैनेजमेंट। इन पेशावर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे ये कोर्स ऑफ़र होता है। आई केम टू नो अबाउट दिस प्लेस कि यहाँ पे जॉब ऑफ़र हो रही है रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट में वेटर ही नहीं दीगर स्टाफ भी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। रुकैया के मुताबिक रेस्टोरेंट का ख़वातीन स्टाफ इतना बासलाहियत है कि कुकिंग से लेकर सर्विस तक हर कोई इनकी तारीफ करता है। इट्स वेरी फैमिली फ्रेंडली प्लेस एंड यहाँ पे हमारे पास किड्स प्ले एरिया भी है फैमिलीज़ के लिए। तो फैमिलीज़ भी बहुत खुश होते हैं जब वो यहाँ पे फीमेल्स को देखते हैं, सो वो इंकरेज होते हैं और वो ऐसी प्लेसेस पर आते हैं। रुकैया कहती हैं उन्होंने रेस्टोरेंट में काम का आगाज़ करके अपनी जैसी दीगर लड़कियों के लिए काम करने का रास्ता हमवार कर दिया है। ख़वातीन के लिए किसी भी रेस्टोरेंट में काम करना आसान नहीं होता, मगर इन बाहिम्मत ख़वातीन ने यहाँ पर काम का आगाज़ करके दूसरी ख़वातीन के लिए काम आसान कर दिया है। कैमरामैन नियाज़ अली के साथ ज़िशान का खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। क्या बात है, कितनी बेहतरीन रिपोर्ट थी। ख़वातीन हर जगह पर अपने झंडे गाड़ रही हैं हमजा, किसी मैदान में पीछे नहीं है। रेस्टोरेंट कैफ़े चला रही हैं। हमने इससे पहले देखा था कि एक बेकरी उन्होंने US में अपनी वो ब्रांचेस शुरू की और कितना उन्होंने फैलाया उस बिज़नेस को। तो लड़कियां अब किसी भी मैदान में पीछे नहीं, हमजा मान लेना चाहिए और उनको आने देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, उनको रास्ता देना चाहिए। ये करना चाहिए एग्जैक्टली ये कहा जाना कि जी कि ये काम तो तुम कर ही नहीं सकती हो, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे ना ज़ाती तौर पे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब किसी लड़की को ये कहा जाता है ना कि तुम ये काम नहीं कर सकती है, वो ज़्यादा हिम्मत से
ज्यादा हौसले से बिल्कुल ऐसे ही और करती है। ज्यादा अज़्म के साथ करके साबित करती है कि तुम कह रहे थे कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो ये कर सकती हूँ। तो ख़वातीन जो हैं वो आपने देख ही लिया कि कितनी बाहिम्मत हो सकती हैं। मर्दों से ज़्यादा हिम्मत जो है वो ख़वातीन दिखाती हैं। इससे पहले हमने देखा कि हमारी पायलट जो हैं वो लड़कियां बन रही हैं। हमारे कौन सा मैदान है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अब अपना बिजनेस भी रन कर रही हैं ख़वातीन। बिल्कुल। तो ख़वातीन घर में जो आपके पास मौजूद हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको आगे लेकर आइए, उनकी हिम्मत बनिए, उनका हौसला बनिए, ना कि उन्हें डिस्करेज करके घर पे बिठा दीजिए। उनके तुम लिए ये कर नहीं हर्डल्स सकती। ना पैदा कीजिए, बिल्कुल। क्योंकि आप उनको मतलब मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना उनको सिर्फ हमारी सोसाइटी की वजह से सामना उनका करना पड़ रहा होता है। सोसाइटी और उनको जब सपोर्ट घर नहीं के कर रही मर्द होती। साथ खड़े होंगे तो फिर किसी की मजाल नहीं है, कोई रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, इनको सपोर्ट करें। अच्छा, हम चैलेंज की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ और चैलेंजेस भी चल रहे हैं। मतलब अब आप देखें, शुएब अख्तर ने अदाकार फहद मुस्तफ़ा को एक चैलेंज किया था कि भाई तुम अगर मेरी 6 गेंदें खेल लोगे ना तो इनाम में तुम्हें मोटरसाइकिल दी जाएगी। और ये जो चैलेंज उन्होंने दिया था, ये जुल्फी बुखारी साहब ने कबूल कर। ओह, जुल्फी बुखारी साहब ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं आपका चैलेंज कबूल करूंगा। जुल्फी की ट्वीट का जवाब देते हुए शुएब अख्तर ने कहा है कि एक और चैलेंजर आ गया है। खैरियत है? साहब उनसे पूछ भी रहे हैं कि भाई खैरियत है? मैं शुएब अख्तर हूँ, तुम्हें पता है इस बात का? और उनकी इस ट्वीट पर जुल्फी बुखारी ने रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा जी हाँ, यहाँ सब खैरियत है और मैं संजीदा हूँ, मैं आपकी हर गेंद को मिस कर दूंगा, फिर इनाम में मिलने वाली जो मोटरसाइकिल है उसको अतिया कर दूंगा। अच्छा, मतलब उन्होंने खेलना मैं खेलूंगा नहीं, मैं मिस कर दूंगा हर बॉल को। और शुएब अख्तर ने इसका जवाब दिया है, शर्त ये है कि आपको हर गेंद अपने बल्ले से छूनी भी होगी। अब देखते हैं कि जी इस चैलेंज का क्या बनता है, कौन जीतता है, ये चैलेंज हो भी पाता है या नहीं हो पाता। और हम विशाल यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और इस चैलेंज का इंतजार कीजिए। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।